बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं वासमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम के आगाज़ में जो कोरोना की सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, ज़ाहिर है दुनिया भर में कोरोना के जो मुतासरीन हैं उनके अंदर मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 10,500 से ये तादाद ज़्यादा हो चुकी है। 2,339 जो हैं उन्होंने रिकवर भी किया है, जो कि एक अच्छा साइन है, लेकिन उसके बावजूद तादाद जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। 224 अफराद जो हैं वो इस वक्त जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 24 घंटों में 742 मुतासरीन का इजाफा हुआ है, मरीजों का इजाफा हुआ है सिर्फ 24 घंटों के अंदर। सिर्फ कल यानी कल के दिन में 15 अफराद जो हैं वो, जो कि सबसे हाईएस्ट एक तरह से कहा जा रहा है नंबर है, वो जाँ बहक हुए हैं। तो ये सिचुएशन वर्स्ट होती दिखाई दे रही है। एक तरफ तरावी की इजाज़त मिली है, मसाजिद खुल जाएंगी और ज़्यादा रश जो है वो देखने को मिलेगा। गो के 20 शराइत जो हैं वो आयद की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद कल आपने सिंध के डॉक्टर्स को सुना होगा जिन्होंने हाथ जोड़कर ये अपील की है कि ये फैसला जो है इस पर नजरसानी की जाए, क्योंकि हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं। 15 से 25 के दरमियान मई के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले ही आगाह कर चुके हैं कि हालात सही नहीं होंगे और ख़दशा है इस बात का कि तादाद में और इजाफा होगा। मईशत कहाँ जाएगी और हुकूमत, और ख़ास करके इसके बारे में जो फैसले हुए हैं उसके बारे में भी, और फिर इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पे भी मुरतब होंगे। लिहाजा आज हमने खुसूसी नशिस्त रखी है। द वन एंड ओनली जनाब शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वफाकी वज़ीर रेलवेज़ भी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, पहला तो यही है सर कि अभी तक ये कंफ्यूजन था, पहले लॉकडाउन होगा नहीं होगा, फिर सिचुएशन नरम करने की बात हो गई, बीच में थोड़े दिन लॉकडाउन रहा, और वो भी आपको पता है कि पिंडी से ही यानी DGISPR ने उसका ऐलान किया। क्यों ये कंफ्यूजन बरकरार रही है? और अब जबकि लॉकडाउन नरम कर दिया गया है और खुदा न खास्ता हालात मजीद खराब होते हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा? देखें, यही सियासत हो रही है कि कौन जिम्मेदार होगा। सूबा ये कह रहा है कि भाई ये लॉकडाउन सख्त नहीं होगा। क्या कराची में लॉकडाउन है जी? मैं पिंडी को रिप्रेजेंट करता हूं, 2 हल्के हैं हमारे, 3 नहीं मान रहे जी लोग दुकानों के बाहर खड़े हैं। मैंने कल परसों थानों में से, अब देखें, प्राइम मिनिस्टर से बंदे रहा करवाए हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, लोगों पे ताले लगा रहे हैं, सील कर रहे हैं। 2 हालतें हैं जी। एक वो लोग हैं जो सड़क पे है, उनसे बुरी हालत जो है सफेद पोश तबके की है, बिल्कुल उससे बुरी हालत मुस्तवसत तबके की है, जो सड़क पे बेलचा लेके बैठा ना और गैंती लेके बैठा, उसको फिर पैसे भी मिल रहे हैं और रोटी भी मिल रही है। और जो इस खौफ से है कि मैंने अंदर लोन डाली हुई है, सीजन आ गया है, गर्मियां आ गई है, मैंने काटन डाली हुई है, मैंने लट्ठा डाला हुआ है, मैंने कर्जा नहीं दे सकूंगा। और हमारे महल्लों में लोगों ने जिस तरह, रिश्तेदारों ने भी बच्चे भेज दिए हैं, सारे इस्लामाबाद से, इधर उधर से दामादों ने भी बच्चे ससुराल में भेज दिए हैं। हर घर में कोरोना तो वैसे ही पड़ा हुआ है जी। आप मेरे साथ अभी भेजें किसी कैमरामैन को, अगर किसी जगह 20, 22 से 24 से कम घर में लोग हों, छोटे छोटे घर हैं बाबड़ा बाजार में, मेरा में 5 मरले का नहीं 10 मरले का है जी, कनाल का तो कोई घर नहीं है। अगर 25-30 से आदमी आपको कम मिले तो मैं आपका मुजरम हूं। देखें, हमारी सोसाइटी और कल्चर, रमजान देखें, अब लोगों ने रमजान को कैसे मैनेज करना है जी, बड़ा मुश्किल काम है। मुझे इतनी फिक्र लगी हुई है कि मैं कितने दायरे बनाऊंगा जी। 100 आदमियों ने बिल्कुल ही जाना है कचौरी लेने के लिए, समोसा लेने के लिए, सुबह दूध लेने के लिए, कचौरियां लेने के लिए। अब ये अल्लाह की तरफ से ऐसी वबा आई है कि बीमारी भी तन्हाई की है, नामालूम है, बिल्कुल दवाई भी नामालूम है, तीमारदारी भी नामुमकिन है, मौत भी जो है वो तन्हाई की है, और जनाजा भी तन्हाई का है, और कब्र में भी तन्हाई है, और लोग कब्रों में नहीं दे रहे लोगों को जी। ऐसी सूरत हाल आ गई है, नहलाने का हुक्म है कि नहलाया ना जाए, तो फिर कैसे होंगे ये हालात? तो बड़े खराबे वाले हालात हैं। एग्जैक्टली, लेकिन सर रियासत का काम होता है कि वो कंट्रोल करे, और किया भी। 2 हफ्ते कम अज कम जो है वो काफी लोगों ने सेंसिबली बिहेव भी किया, आवाम ने। अब बिल्कुल चूंकि तरावी की भी इजाजत हो गई है, हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जब इंडस्ट्री खुल गई तो जाहिर है मसाजिद को भी खोलना पड़ रहा था, और एक प्रेशर था जो कि हुकूमत के ऊपर है। क्या हुकूमत ने वाकई जो मजहबी तबका है उसके सामने सरेंडर किया है खुद को, हालांकि जान को सबसे ज्यादा मुकद्दम रखना चाहिए था?
अगर सरेंडर किया तो अच्छा किया, ना करते तो क्या करते जी। लोग मेरे मोहल्ले में कहते हैं सारे 50 साल से ऊपर वाले जी मरना है शेख साहब, वो तो मुझे ऐसी ऐसी बातें सुना रहे हैं। सर मस्जिद के मौलवी से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। दीन के देखें, आप कर लें जो कुछ मर्जी, आप कर्फ्यू लगा के देख लें, लोग नमाज पढ़ने जाएंगे। लगाएं आप कर्फ्यू लगा लें, लोग नमाज मस्जिद में पढ़ने जाएंगे। लोग मौत से नहीं डर रहे। लोग देखें दीन मैं आपको क्या अर्ज करूं जी, इतना जोर है दीन का पाकिस्तान में। और रमजान के महीने में हम जैसे गुनाहगार भी जौन से हैं वो 5 वक्त के नमाजी होते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि यार 1 महीना 11 महीने हमने चलो चवलें मार ली हैं, 1 महीना अल्लाह अल्लाह कर लें, कोई तौबा कर लें। सारे माशरे की ये सोच है और इस माशरे की सोच को बदलना आसान काम नहीं है। ना कोई वली है, ना पीर है, ना पैगंबर है, ना कोई पैगंबर आ सकता है। खत्म नबूवत है, नबी के बाद किसी ने कोई नबी नहीं हो सकता। ऐसे आलम में लोगों को ये जो राजी कर लिया यही काफी है। ये फासला कर ले 3 फुट का 6 फुट का बड़ा है, इसमें भी मुझे शक है कि ये परसों से नहीं होगा। बिल्कुल। शेख साहब आप खुद इतने जहांदीदा शख्सियत हैं, इतनी सियासत में आप सबसे सीनियर है पार्लियामेंट के अंदर भी इस वक्त, लेकिन सवाल ये है कि देखिए कितनी बड़ी अपोजिशन है। ठीक है वो दीवार के साथ लगी हुई है या जो भी है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर खुदा न खास्ता हालात बिगड़ गए तो पूरी तरह से सियासत जो है वो इसके ऊपर होगी। उस वक्त जब अल्लाह ना करे अमवात ज्यादा हो गई तो फिर उस जिम्मेदारी की बात हो रही है। उसको क्या सोचा गया था ये फैसला लेने से पहले कि क्या होगा और क्या नहीं हो सकता? देखें बहुत अच्छा फैसला ले लिया गया। इस पर हाथ जोड़ के मिन्नत समाजत करके इस पे अमल करवाया जाए। ताकत का मुजाहरा ना किया जाए जी। लोग झले बुने हैं, मैं हम हल्के में होते हैं। यहां लोग वो फैसले करते हैं जो हल्कों में नहीं है, जो पैराशूट से उतरे हैं, जिनके पास पैराशूट की ताकतें हैं। उनको मोहल्ले गली के हालात नहीं पता। सो मैं वो आजकल हाथ जोड़ने का फैशन चला हुआ है। मुराद अली शाह भी जोड़ रहा है और एक और भी मैं भी जोड़ रहा हूं कि जितने पे मौलवी राजी हो गया इसको काफी समझा जाए और इसको ज्यादा ना छेड़ा जाए। और रोजों के महीने में देखें सारा उसका बजट रोजों के महीने में है, सारे उसके और रोज मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ उलमा के अलावा दुकानदारों को पैकेज दिया जाए जी। मुफ्त कर्जा दें इन दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को। शटर उठाते हैं और सौदा लेके दे रहे हैं, कहां से देंगे? देखें ना, ऊपर से पुलिस आती है पकड़ के ले जाती है, फिर वो वजीर साहब को ढूंढते हैं। अब वजीर साहब इस्लामाबाद हो या उधर थाना वारस खान में बंदे को जाके फोन करेंगे छोड़े, कोई एक मुसीबत हो तो तब है ना। अब वही सर आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग जो है जाहिर है वो इलेक्टेड नहीं है। जैसे ये पैकेज आया था, रज़ाक दाऊद साहब ने फरमाया कि हम लोगों को, छोटे तबके को, छोटे ताजिर को यकीन दिलाते हैं कि उस तक पैसे की रिसाई होगी। हमने कल भी बात की है, ताजिर कहता है कि हमें अभी तक कोई राब्ता ही हमसे किसी का नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर प्रॉब्लम्स तो और भी होंगे सर, इस तरह भी होंगे और इकॉनमी तो वैसे ही बुरी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, हाँ, छोटे दुकानदार के लिए रज़ाक दाऊद नहीं बात कर रहा, ये कर रहा बड़े शुगर माफिया, आटा माफिया, आईपीपीज, बैंक लोन और जो आजकल बड़े केसेस आ रहे हैं। देखें दुकानदार रीढ़ की हड्डी है, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला आदमी। उस दुकानदार की सूरत हाल खराब है जी। कल मैं अब आपसे मैं क्या अर्ज करूं कि कल मैं उन इलाकों में भी गया हूं जो मेरे मोस्ट फेवरेट इलाके हैं। लोग तंग पड़े हुए, कह रहे हैं शेख साहब कोई हाल नहीं है, 1 महीना किस तरह गुजारा होगा। लोग हैंड टू माउथ हैं बिल्कुल। और बाज़ का ऐसा होगा, आप देखेंगे कि लाठीचार्ज हो चुकी है शहरों में, लेकिन लोग क्या करें जी। और फिर लोगों को पैसे भी मिले हैं 12-12 हज़ार रुपए, वो भी ईद के नए कपड़े लेना चाहते हैं, वो भी अपने बच्चों के जोड़े लेना चाहते हैं। कहां से नहीं, 12,000 रुपए उसके जेब में गर्मी है, वो 12,000 रुपए की गर्मी उसको घर में बैठने नहीं दे रही। बिल्कुल। अच्छा शेख साहब आप तो काबीना में ये बात उठाते रहते हैं, मसलन अभी जो क्लोरोक्विन का भी मामला आया था, इसको बरामद करने का हमने सुना कि आपने मुखालफत की, शफकत महमूद साहब ने की, शीरीन मजारी साहिबा ने की, एक और भी अगर मैं नाम भूल रही हूं तो माजरत, लेकिन 4-5 लोगों ने इसकी मुखालफत की है। तो काबीना में जो इलेक्टेड लोग हैं वो अगर जब बात करते हैं तो फिर उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती और जो नॉन इलेक्टेड है उनकी बात क्यों सुनी जाती है? नॉन इलेक्टेड पढ़े लिखे हैं, ये हार्वर्ड, बर्कले, एसेक्स, कोलंबिया, सेंटिमान, हम चिएची का छत्ती के पहाड़, ये टाटों से पड़े हुए लोग हैं।
सो आप इसी पे इक्तफा रखें ना, आप शरारती क्वेश्चन तो ना करें, कल रोजा हो जाना परसों तो आप ऐसा सवाल करके और खाम खा। ये देखें ना, ये वो पैराशूटर है, ये हुकूमतें और पसंदीदा लोग हैं, ये डिलीवर करने वाले हैं। तो फिर इस तरह तो सब मामला तो स्ट्रीट विजडम हाई प्रोफाइल है, इनकी सीवी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सर पॉलिटिकल मामला तो स्ट्रीट लेकिन ये पैदा कहाँ हुए, पढ़े कहाँ, डिग्री कहाँ से ली, पीएचडी कहाँ से किया, एमफिल कहाँ से किया। सो ये सारे बड़े जबरदस्त सिलेक्शन है। नाज़रीन, हम बात करें जनाब शेख रशीद अहमद साहब से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दो बहुत अहम मौज़ूआत हैं, एक चीनी और जो क्राइसिस पैदा हुआ आटे का और उसके ऊपर जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और फिर शहबाज शरीफ साहब की वतन वापसी जो है इसके ऊपर शेख साहब से ज़रूर पूछेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, आपने जैसे बात की थी कि पैराशूटर्स हैं, एक मखसूस क्लास जो है वो फैसला करती है एक मखसूस माहौल के अंदर। ये जो भी चीनी का क्राइसिस हुआ, जो आटे का क्राइसिस हुआ, इसके ऊपर रिपोर्ट भी आ गई या लीक हो गई या वट एवर, अभी 25 को फिर एक फॉरेंसिक ऑडिट होना है, उसकी रिपोर्ट आनी है। क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी आपके ख्याल में? मैं तो इनको जेल जाते देख रहा हूं, और कल मैंने पता नहीं आपके साथ इंटरव्यू देखा किसके साथ, आरफ अलवी साहब का, मेरे तो पांव नीचे जमीन निकल गई। मैं तो वो अलवी को बड़ा उर्दू स्पीकिंग और बड़ा काफ करीने से अदा करने वाला समझता हूं। उसने कल कहा कि मैं एग्जैक्ट फिक्रा दोहराना चाहता हूं, पता नहीं पार्लिमानी है या गैर पार्लिमानी है। उसने कहा ये और इनके साथ वो होना चाहिए जो, और दुनिया बर्रे सगीर का सबसे बड़ा केस उसने कहा आईपीपी। असद ने भी कहा, पर जो प्रेसिडेंट ने जुमले इस्तेमाल किए हैं वो तो बड़ा सिलेक्टिव है जुमलों के इस्तेमाल में, और बड़ा उर्दू स्पीकिंग है। अगर ये शेख रशीद ने किए होते पंजाबी स्पीकिंग ने तो सूरत हाल और होती। और मैं तो चीनी के केस को सीरियस देख रहा हूं, और चीनी के केस वालों पे हाथ डाल दिया जाएगा। फोरेंसिक रिपोर्ट 25 की बजाय 30 को आ जाएगी। लेकिन आईपीपी को छोड़ना भी जो है वो मैं नहीं समझता कि इतना कौम में, मैं टीवी चैनल पर जितना शोर देख रहा हूं आईपीपी के केस का, बड़ा सीरियस मसला है। और रोज़ों के बाद, ईद के बाद मैं समझता हूँ ये 3-4 केस जबान सरजद आम हो गए, आटा हो गया, चीनी होगी, कर्जे हो गए, आईपीपी हो गए। आईपीपी तो मदर ऑफ द क्राइम है इस मुल्क का। बिल्कुल बिल्कुल शेख साहब, आटा चीनी पंजाब चलो हम गरीबों के साथ अयूब खान के दौर में हाथ हुआ, हम गरीबों के साथ भुट्टो के दौर में हाथ हुआ, हम गरीबों के साथ जुनेजो के दौर में हाथ हुआ, क्योंकि चीनी वाले सारी गवर्नमेंट पार्टियां हैं। हर पार्टी में 3 वजीर मौजूद होते हैं सर, लेकिन हर जो पार्टी में, हर हुकूमत में चीनी के 3 वजीर मौजूद होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ऐसे ये हमारे साथ होती आई है। लेकिन ये आईपीपी वाला तो जो कटा खुला है, इसको तो पट्टे डालने होंगे जी। लेकिन शेख साहब, जब ये फैसला हो रहा था, इससे पहले एसीसी में हुआ, फिर काबीना में हुआ, तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर, फिर वजीर आला पंजाब के बारे में भी रिपोर्ट्स आई हैं कि उन्होंने भी आटे के बारे में भी और चीनी के बारे में भी सब्सिडी जब दी, तो ये लोग भी फिक्स होंगे या प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाएगा? उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब थे, उनसे भी पूछा जाएगा क्या? सियासत दिलचस्प दोराए में ईद के बाद दाखिल हो जाएगी, क्योंकि मैंने कल कैबिनेट में कहा कि ये जो वजीर हैं ये चीनी वालों को ईसीसी की मीटिंग में बिठाना चाहते थे। ये तो मैंने रोका उसको। ये मैंने कल प्राइम मिनिस्टर को मंगल वाले दिन कहा है। मैंने कहा वजीर आजम साहब, ये लोग चीनी के मालिकों को ईसीसी की मीटिंग में बिठाना चाहते थे, साथ के कमरे में बिठाया हुआ था। ये तो मैंने कहा कि यार इतना देर नहीं आया कि चोर जो हैं चौकीदारों की सीटों पे बैठ जाएं। एग्जैक्टली कल परसों मैंने पीएम साहब की कैबिनेट में ये कहा, ये तो अंदर ला रहे थे इनको। दुनिया बर्रे सगीर का सबसे बड़ा केस है आईपीपी, और उसके बाद है शुगर, गंदम की बात सबसे पहले मैंने उठाई, मत दें मत दें मत दें, किसी ने मेरी नहीं सुनी। अभी मैं आटे की शॉर्टेज होते देख रहा हूं। बिल्कुल। सो चीनी दुनिया में सस्ती है, पाकिस्तान में महंगी है। आटा दुनिया में महंगा है, पाकिस्तान में सस्ता है, इसलिए स्मगल होगा। बहुत अच्छा किया है इमरान खान ने, कानून बनाया, इनको 14 साल या 3 साल या 4 साल कैद करने का ऑर्डिनेंस बनाया है। लेकिन अब इमरान खान के दौर में ये पहला केस है जो
इमरान खान के अपने आदमियों पे भी हाथ पड़ सकता है, जो कि बड़ा ही उनके लिए तो बड़ा मकबूल है, लेकिन सियासी तौर पर इसके असरात बड़े दूरस होंगे। लेकिन सर इसके तो मुख्तलिफ, जैसे पंजाब काबीना ने भी फैसला किया और वफाकी काबीना में भी, और ज़ाहिर है वजीर आजम ने खुद अप्रूवल दी, तो फिर तो ये मामला दूर तक भी जा सकता है। आपने सही कहा कि ईद के बाद जो है सिचुएशन मुख्तलिफ भी हो सकती है, तो क्या सबसे पूछा जाएगा? फोरेंसिक रिपोर्ट तो यही कहती है सबसे पूछा जाए। देखें, इमरान खान ने तो इसलिए कि लोगों ने कहा कि जनाब ये मजदूरों को गन्ने के पैसे नहीं मिले, ये अपना ड्रामा बहुत बड़ा लगाते हैं। अब सारे आप पढ़ गए हैं एक मिल आने शुगर वाले के खिलाफ, लेकिन सारे जब ये शुगर वाले इश्तहार देते हैं और खबरें लगवाते हैं, उस वक्त तो सारे प्रिंट मीडिया के फ्रंट पेज पे नहीं का, और ये गन्ने के जो काश्तकार होते हैं उनको भी खुद लेके आते हैं लाहौर, खुद उनसे हड़तालें करवाते हैं, खुद उनसे जनाब अली माल रोड और दूसरा बंद करवाते हैं ताकि इनको कर्जे की सूरत हाल मिले। और ये केस बड़ा सीरियस है। 25 नहीं तो 30 तारीख को रोजे का आप अच्छे गुजार लें, आपको बड़ी खबरें मिलेंगी ईद के बाद। ये 90-100 दिन जो है ईद के बाद बड़े अहम हैं। तो शेख साहब, क्या वजीर आजम इस माफिया को कंट्रोल कर पाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन ले पाएंगे? सुना तो यही कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे असेंबली भी तोड़नी पड़ती है तो मैं तोड़ूंगा, मगर मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। क्या ये बात दुरुस्त है और वो लेंगे? मेरे सामने तो उसने नहीं कहा कि असेंबली भी तोड़नी पड़ती है तो तोड़ दूंगा। मेरे मुंह से वो बात कराओ जो मेरे कानों ने सुनी है जी। उन्होंने ये कहा मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ये बात मेरे सामने नहीं कही कि असेंबली भी तोड़ दूंगा। असेंबली तोड़ना जो है कोई खाला जी का खेल नहीं है। असेंबली इज ए सेंसिटिव प्लेस। सो मेरे सामने तो उसने असेंबली तोड़ने की कोई बात नहीं की। बाकी ये बात जो है उन्होंने की है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और ये इमरान खान की पार्टी पीटीआई को आईपीपी अगर उसने सही शिकंजे में कानून में पकड़ा और शुगर और आटे वालों को और कर्जाखोरों को पकड़ा तो इसको बहुत इज्जत मिलेगी और ये पार्टी छा जाएगी। और अगर हमने इनको आईपीपी के चोरों को, चाहे अपने हैं चाहे पुराने हैं, और चीनी और आटा चोरों को जाने दिया, ये बात हमें गले पड़ जाएगी। तो ये एक फ्रेजाइल गवर्नमेंट है सर, जिसके पास इतना नंबर भी नहीं है। मसलन अगर खुसरो बख्तियार साहब के खिलाफ कार्रवाई होती है या जहांगीर तरीन साहब का अपना एक क्लाउट है जो कि पीटीआई के अंदर मौजूद है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो मुझे बताएं कि फिर किस तरह से पीटीआई जो है अपना नंबर बचा पाएगी असेंबली के अंदर? पूरे करेंगे जी नंबर, ये सारी दुनिया समझती है। बहुत कम लोग हैं जो अपोजिशन में, हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन में जाते हैं। विल्सन ने एक वोट से नहीं 4 साल चलाए। जमाली ने कितने वोट लिए? 1 वोट से वजीर आजम बना। आप कौम को तारीख की भी तो याददाश्त दिलाया करें ना। सही बात। जमाली साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, 1 वोट से प्राइम मिनिस्टर बने जी। ये तो सही। विल्सन 1 वोट से प्राइम मिनिस्टर बना। इमरान खान तो फिर भी 8-10 वोटों की अक्सरियत से बना है। आपको 1 वोट भूल जाता है और 8-10 वोट याद हैं। देखें, इस हुकूमत ने रहना है, ये वक्त की जरूरत है और इमरान खान कंटिन्यू करेगा। 5 साल और बाकी अगर आप ये पूरे छोटी मोटी हल्की मौसीकी 1-2 मेंबर इधर चले गए उधर चले गए, और ये चीनी वाले तो कोई भी नहीं जाएगा। आप समझते हैं कि इस हालात में चीनी वाला को छोड़ के जाएगा या आईपीपी छोड़ के जाएंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। ये तो उनको पता है कि हमारे लिए एक शिकंजा खींचा जाएगा। शेख साहब, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था, बड़े उस पर बड़ा अच्छा लोगों ने फीडबैक भी दिया कि आपने कहा कि शहबाज शरीफ जो वतन वापस आए थे ये कोरोना के लिए नहीं आए थे, ये कोरोना की फ्लाइट पे आए थे, तो और कौमी हुकूमत बनाने के लिए आए थे। तो उसके पीछे सर क्या स्टोरी थी? वो खुद आए हैं, उनको बुलाया गया है, क्या हुआ है? देखें, सियासतदान अपनी एक, और ये बिजनेसमैन हैं दोनों भाई, ये याद रखें। ये सियासतदान नहीं है, मैं इनको सियासतदान नहीं मानता। इन्होंने कौम को और पार्टियों को बेवकूफ बनाया हुआ है और कई दफा फौज को भी बेवकूफ बनाया है इन्होंने। बेसिकली ये वो मफाद परस्त लोग हैं, जब जरूरत पड़े इन्हें जनरल जनानी भी मिल जाता है और ज़ियाउल हक भी मिल जाता है, और जब इनको नहीं मिलता तो ये अपने गैस वर्क और उस पर चलते हैं। इनका ख्याल था कि या कोरोना से कब्रों की क्या होता है कि ढेर लग जाएंगे मुर्दों के, मईशत तबाह हो जाएगी। 2 ऑप्शन थे, या गुर्बत से लोग मर जाएंगे या बीमारी से लोग मर जाएंगे, और दोनों को ये हुकूमत नहीं संभाल सकती। ना गुर्बत से मरने वालों को संभाल सकती है, ना बीमारी से मरने वालों को। और वो साहब लैंड करके लास्ट फ्लाइट पे प्लानिंग के तहत, और उन्होंने आते सार तासर देना शुरू। गल हो गई है, सेट है मसला, सेट है।
और उन्होंने मंडी में नेशनल गवर्नमेंट की अफवाहें चलानी शुरू कर दी। किस तरह नेशनल गवर्नमेंट बनेगी जी? पीपल्स पार्टी बेवकूफ बैठी हुई है इसके ख्याल में, वो इमरान खान के साथ चलेगी, इनके साथ नहीं चलेगी। और इनकी अपनी पार्टी जो है वो 2 नहीं 3 हिस्सों में तकसीम है। अभी तक उसकी सकी भतीजी तो उससे मिली नहीं, मैंने नहीं देखी, अगर मिली हो तो कौम से माफी मांगता हूं। उसका ख्याल है अच्छा मैं फंसी हुई हूं, ये भी फंस गया है। वो तो ये समझ रही है कि यक न शुद्ध दो शुद्ध, और अब ये कोशिश में है कि इसने भाई के इलाज को देखने जाना है। जल्द आप खबरें सुनेंगे कि नवाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई है, क्योंकि ये बीमारी को भी बेचते हैं। ये बिजनेसमैन अपने बच्चों के हकीकों को भी बेचता है, सियासत करता है उस पर। ये बिजनेसमैन अपनी फौतगियों पे भी सियासत करता है। ये बिजनेसमैन सियासत को बिजनेस समझता है और बिजनेस से ज्यादा सियासत में कमाई करता है। इस बिजनेसमैन की शिरिस्त और खून, और इसके खून ही कह देता हूं, खून में लिखा हुआ है माल बनाओ। तो तिजारत ये दिखाने के लिए करता है, सियासत ये कारोबार के लिए करता है, नफा कमाने के लिए करता है। इन्होंने 1 रुपया किसी ने दिया जी? सारे चोरों ने, सबकी जमानतें हो गई पाकिस्तान में। हाथ जोड़ता हूं चीफ जस्टिस साहब से कि ओमनी ग्रुप से लेके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और सारे शरीफों की चीफ जस्टिस साहब, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने माल बनाया, जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने दुनिया के बाहर बैंक भरे, वो मौज कर रहे हैं, जेलों से बाहर हैं। तो बेचारा टेलीफोन चोरी करते पकड़ा गया, व्हील का पाना, टायर, ऐसा ही है। छोटा मोटा मोटरसाइकिल चोरी कर लिया उसने, घर के हालात खराब थे जी। देखो इस्लाम में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा तो जोरा भी चोरी करे उसके हाथ काट दिए जाए। उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कहत के इलाके में ये पहली इस्लाम में अमेंडमेंट, या जो भी, माफी चाहता हूं अमेंडमेंट नहीं कहता, इस्लाम में एक नया नुक्ता पेश किया गया कि कहत ज़दा इलाके में हाथ नहीं काटे जा सकते। ये जिन्होंने लूटा है दोनों हाथों से, आ रहे हैं जा रहे हैं, अब फिर ये लंदन जाने की पोजीशन में है या जेल जाने की पोजीशन में। तो अभी फिर क्या मेरे बयान के खिलाफ फोन लगाती है, जिसने कहा मेरे कब्जे में 2 मुवक्किल हैं। हाँ। वो बाबा मेरे कब्जे में है 2 मुवक्किल, तुम्हें क्या है? वैसे वो कहा जी मैंने नैब को पहले बता दिया था, मुझे पता ये नहीं आएगा। हाँ। दूसरी दफा भी मैंने बता दिया नहीं आएगा। अब ये नैब मेरे खिलाफ बयान लगवाया कि शेख हमारा मुवक्किलों से कोई तल्लक नहीं। मैंने कब कहा कि नैब का मुवक्किलों से तल्लक है? तो शेख साहब 4 मई को जाएंगे शहबाज साहब, या उस दिन क्या कहते हैं आपके मुवक्किल सर, 4 मई को क्या होगा? देखें जी, अल्टीमेटली उसका केस और हमजा का केस सीरियस है। अभी बातचीत जारी है। अपोजिशन के लीडर हुकूमत से भी बात, शहबाज का नाम नहीं लेता, लेकिन असम्बली के इजलास के सिलसिले में ये सरकारी वज़रा से मिल रहे हैं। इनके नज़दीक नैब का कानून अमेंड होना बड़ा ज़रूरी है। ये अपने मफाद के लिए पांव पड़ जाते हैं। जब मफाद निकल जाए, ये मेरा फिक्रा आसमा जरा गौर से सुनना, इनका मफाद हो ये पांव पड़ते हैं, मफाद निकल जाए ये गले पड़ते हैं। तेरी ऐसी की तैसी, तू हमें जानता नहीं है। तो शेख साहब इनका नाम ईसीएल पे भी डाला जा सकता है? पड़े हुए हैं, कोई अपोजिशन नहीं है जी इस मुल्क में। क्या अपोजिशन है? नहीं, ईसीएल पे डाला जा सकता है आपस की। मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, हम कहते हैं नरम होना चाहिए। लॉकडाउन के सख्त और नरम होने की लड़ाई है बीच में, तो सब राजी हैं जी। अच्छा शेख साहब, सब राजी हैं। शेख साहब अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये ईसीएल पे भी शहबाज शरीफ साहब का नाम आ सकता है क्या? काबीना में इस बारे में भी कोई गौर किया गया या नहीं? कल की लिस्ट में तो कोई नहीं है मेरा ख्याल है, कल परसों की लिस्ट में अभी तक तो हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। शहबाज शरीफ तैयारी में आया बाहर निकलने की। ठीक, हम बात कर रहे हैं शेख रशीद साहब से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो क्यों अभी तक नहीं बुलाया जा पाया, कि कल रिक्विजिशन तो गई है और उसका क्या होगा। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले शेख साहब ने PMLN की पॉलिटिक्स और ज़ाहिर है इस वक्त जो खान साहब की पॉलिटिक्स है उसके हवाले से बात की। शेख साहब, पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स, मैं आपका ही स्टेटमेंट सुन रही थी, आपने फरमाया कि पीपल्स पार्टी जो है वो बेवकूफ़ नहीं है और वो इस सूरत हाल में PMLN के करीब नहीं जाएगी। हमने देखे कि कुछ दिनों से पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत और वफाक के बीच जो गर्मा गर्मी थी वो भी बेहतर हुई है, ख़त्म हुई है और एक रेपो बनी है। ये कहां तक जाएगी ये रेपो सर? बहुत अच्छी जा रही है। अभी चीनी पे आप बात कर रहे थे, देखें अभी आजकल मैं यादाश्तें लिख रहा हूं, थोड़ी थोड़ी टाइम मिल जाए तो कोरोना में मैं वो फोटो लगा रहा हूं कि अयूब खान ने मुझे बुलाया जब कमिश्नर के जरिए, उसने कहा बुलाओ शेख रशीद को, ये कहता है नारे लगाता है पिंडी की सड़कों में, राजा बाजार के चीनी चोरों में। मैं गया, मैंने सलाम की, कहता तुम हो शेख रशीद? मैंने कहा जनाब मैं हूं शेख रशीद। कहता तुम कहते हो? अयूब खान ने मुझे कहा मैं चीनी चोर हूं। मैंने कहा सर मैं नहीं कहता, शहर ही सारा कहता है। उसने कहा इसको दफा करो, ले जाओ इसको। कमिश्नर मुझे ले गया। अब मसला यह है कि जिसके घर भूख है वो कह रहा है मैंने दरवाजा खोलना है, जिसके घर मौत है वो कह रहा है लॉकडाउन करो। अब असल में हुकूमत दोनों तरफ फंस गई है और मैं आपको यकीन से दिलाता हूं, मैं 1-2 मीटिंगों में गया हूं जिसमें ये सारे चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर होते हैं उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में। छत के नीचे तो मैं ऑन ओथ कहता हूं ये सारे ठीक हैं। अगर कल परसों रोजा आने वाला है, मैं वैसे ही झूठ नहीं बोलता, 8-9 साल हुए हैं, 10 साल मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। ये छत के नीचे सारे एक हैं, सही। वीडियो लिंक में सारे एक हैं, बाहर जाके सियासत करते हैं क्योंकि इनके पास करने के लिए राह कुछ नहीं है। गरीब मर गया भूख से, और गरीब नहीं, सफेद पोश मतवसत दुकानदार तबका, जिसका फाटक को क्या कहते हैं, शटर जो है जी, शटर नीचे और ऊपर करना है, असल मौत उसकी हो रही है इकानमी की, उसकी मदद की जाए। मैं कहूंगा स्टेट बैंक से कि जो शटर नीचे और ऊपर करता है उसको बगैर सूद के कर्जा दो। इन मिल ऑनर, ये तो सारी दुनिया से ये कर्जा ले लेके खाते रहे, सारी दुनिया से इन्होंने लोन माफ कराए, इनका कभी पेट नहीं भरा। तो पहली दफा ये वक्त आया कि शटर डाउन मुसीबत में, सर यही बिल्कुल मैं यही पूछना चाहती थी कि आपने जैसे खुद फरमाया कि जो माशी हालात हैं वो इस वक्त ठीक नहीं है, पोस्ट कोरोना तो और सिचुएशन खराब होगी, तो सर सियासत पे भी उसका असरअंदाज उसका पड़ेगा सर। वो तो जब लोग जो है भूखे होंगे तो क्या आपको क्या नजर आता है अगले 6 महीने में, 7 महीने में IMF ने पैसे भी वापस लेने आपसे, बाकी चीजें भी मुअख्खर हुई है, खत्म तो नहीं हुए कर्जे, फिर क्या होगा? क्या मिलके नहीं चल पाएंगे सर? आप क्रेडिट देना, हाँ जी, देखें ये इमरान खान को क्रेडिट दें कि उसने 50 गरीब मुल्कों की बजाय 70 पे रखवा दिया, ट्रंप को और जर्मन को और इटली वालों को हेलो हाय करके। अगर ये 50 मुल्कों की लिस्ट रहती तो आपको तो ना 1.4 मिलते और ना आपको 1 साल की एक्सटेंशन मिलती, आप तो यहीं धर लिए जाते। फिर आपकी सूरत हाल क्या होती? फिर आप किस तरह इमदाद देते 1 करोड़ 20 लाख लोगों को, और 75 अरब रुपए की कल आपने इमदाद दी है और भी आपको देनी पड़ेगी। सो ये ईद के बाद के 2-3 महीने सियासत होगी जी, हर चीज में पाकिस्तान में सियासत है। क्या कोरोना में बाहर निकलकर सियासत नहीं की है मुराद अली शाह साहब ने और हमारे कराची के वुज़रा ने की है? अंदर नहीं की किसी ने सियासत। अंदर वो एग्री रहे हैं कि लॉकडाउन, कारखाने खुलने चाहिए, आहिस्ता खुलने चाहिए या देर से खुलने चाहिए या सवेर से खुलने चाहिए। बाबा ये दिन आ जाएंगे कि ये कहते रहेंगे किसी ने लॉकडाउन को मानना ही नहीं। आप देख लें 8-10 दिन, आप पहले रमजान को ही आप देख लीजिएगा शहरों के हालात क्या होंगे। बिल्कुल सही। तो सर पहले रमजान को कौम देख ले, हाँ। हफ्ते वाले दिन क्या होगा? शेख साहब बजट आने वाला है, तो बजट कैसा आएगा, किस तरह का आएगा? पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया गया, वहां पे तो सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, इतना फासला है, तो इसको भी इंटरप्रेट किया जा रहा है। खास करके कल PMLN ने कहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत पार्लियामेंट को नहीं बुलाया जा रहा सेशन को। देखें अपोजिशन तो यही कहेगी सोची समझी साजिश है, क्योंकि शहबाज शरीफ या जहाज पे जाना चाहता है या पार्लियामेंट से खिताब करना चाहता है, चॉइस इज योर्स। या उसको तकरीर कराओ 500 बंदों में, उसको कोई कोरोना नहीं हो रहा, वो इस तरह मास्क पहन के आएगा, इस तरह मास्क पहन के आएगा। या उससे तकरीर करा लो 500 बंदों में, या जहाज पे स्पेशल उसको बाहर जाने दो, या उसको जेल जाने के लिए वो तैयार नहीं है। वो कहता कि ये मुझे लैप उस पे लो, ऑडियो पे लो।
ऑडियो वीडियो का लीडर हो गया वो। या वो कह रहा मैंने 400-500 बंदों से खिताब कराओ, या मुझे बाहर जाने दो, या ऑडियो वीडियो से खिताब कराओ, जेल जाने के लिए वो तैयार नहीं। ये सोच कर नहीं आया था वो, उल्टे बांस बरेली को हो गए। तो शेख साहब, आईनी जरूरत तो है सेशन की, आखिरी सवाल है, तो क्या हुकूमत बुलाएगी इजलास को, और अगर उसमें कलेक्टिव विजडम आती है तो व्हाई नॉट, क्यों हुकूमत उसमें जो है वो रिलक्टेंट है बुलाने में? होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब देखें, हुकूमतों के सोचने के अपने अंदाज होते हैं, अपोजिशन के अपने होते हैं। बिल्कुल, हुकूमत के पास अपना एजेंडा होता है, अपोजिशन के पास अपना एजेंडा होता है। सो अल्टीमेटली हुकूमत के पास इख्तियार होता है, इसलिए वो अपने एजेंडे को लागू करती है, और अपोजिशन के पास मीडिया होता है, वो मीडिया खेलती है। सो इसके दरमियान असम्बली का इजलास का क्या फैसला होगा मैं भी कुछ नहीं कह सकता। मेरी इस सिलसिले में किसी से बात नहीं हुई, ये ना हो कल मुझे कहें कि आपने ये क्या बयान दे दिया जी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक्त भी दिया और बहुत आपने सुना भी कि जो शेख साहब का ओपिनियन है वो काबीना में या बाहर जो भी बात है उन्होंने भाई है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पोस्ट कोरोना, जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो हमारी मईशत और सियासत कहाँ खड़ी होगी। मेरा ख्याल है जो स्ट्रीट वाइज लोग हैं उनके साथ हुकूमत को ज़रूर साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि सिचुएशन से निकला जाए। ये किसी एक पार्टी या एक शख्स जो है उसका ये मामला नहीं हो सकता। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।